मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोरिया में किस तरह से अपार्टमेंट्स रहने के लिए काफी पॉपुलर हो चुके थे, इसलिए काफी ज्यादा गिनती में अपार्टमेंट्स बनने लगे थे। एक दिन एक बहुत बड़ा भूकंप आता है। ये भूकंप इतना भयानक था कि सभी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। हम मिन सुंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में जख्मी हालत में उठता है। वो अपनी बालकनी में जाकर देखता है कि उनकी बिल्डिंग के अलावा सभी बिल्डिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। फिर वो नीचे जाकर देखता है कि बिल्डिंग की बाकी लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या करना है और मैनेजमेंट गाइड का इंतजार कर रहे हैं। मिन सुंग कुछ सप्लाईज के साथ अपने अपार्टमेंट लौटता है और अपनी पत्नी मेजिंग के साथ राशन जमा करता है। मेजिंग सोचती है कि उन्हें उसके पिता के घर चले जाना चाहिए, लेकिन मिन सुंग उससे बताता है कि बाहर के हालात और खतरनाक है। जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है, दूसरी बिल्डिंगों से बचे हुए लोग रहने के लिए जगह की तलाश में इस अपार्टमेंट में आने लगते हैं। शाम को एक माँ और उसका बच्चा मदद मांगते हुए मिनसुंग के अपार्टमेंट पर आते हैं। मिनसुंग के अलावा किसी और ने उनके लिए दरवाजा नहीं खोला। मिनसुंग ने अंदर लाने में झिझक रहा था, लेकिन जब मेजिंग उनकी आवाज सुनती है तो वो तुरंत उन्हें सोने के लिए जगह देती है। अगली सुबह मिनसुंग रिसेप्शन पर जाता है जहां लोग कुछ सप्लाईज बेच रहे थे। वो पैसे की जगह लाइटर, गैस या सिर्फ पानी ही ले रहे थे। एक आदमी कुछ बैटरियों से उसकी पेमेंट करता है। मिनसुंग को भी सप्लाईज के बदले अपनी घड़ी देनी पड़ती है। जैसे ही वो ऊपर जाता है, वो देखता है कि कॉरिडोर बाहर के लोगों से भर चुका है और सभी सप्लाईज के लिए लड़ रहे थे। जब एक पीच का कैन गलती से गिरकर सोफे के नीचे चला जाता है तो मिनसुंग फटाफट उसे लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन कॉकरोच का एक झुंड वहां से बाहर निकलता है जिसे देखकर सब डर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेजिंग बच्चे को वॉकी टॉकी यूज करना सिखा रही थी और मिनसुंग वापस आकर सीधे बेडरूम में चला जाता है। मेजिंग उसके पास जाती है और उसे पीच को शेयर करने को कहती है, तो मिनसुंग उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि ये सिर्फ उनके लिए ही है। वो दोनों पीच खाने लगते हैं कि तभी उस बच्चे की माँ उनसे कुछ पूछती है और उन दोनों के पास कैन बच्चे के साथ शेयर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मौसम ठंडा होने लगता है, जिससे बचने के लिए बाहर के और ज्यादा लोग उस बिल्डिंग में आने लगते हैं। मिनसुंग को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि बाहर के लोग आकर इस जगह का गलत फायदा उठा रहे हैं। अचानक वहां कुछ लोगों की लड़ाई भी हो जाती है जिसमें एक आदमी घायल हो जाता है। मेजिंग उस आदमी की जांच करने जाती है क्योंकि वो एक नर्स है। उसी समय एक दरवाजे के पीछे से धुआं निकलने लगता है और अपार्टमेंट आग की लपटों में घिर जाता है, जिससे सभी लोग पीछे हट जाते हैं। यंग टेक नाम का आदमी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है और आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब इससे भी काम नहीं बनता तो वो इमरजेंसी वाटर पाइप पकड़कर मिनसुंग को देता है, जो आग बुझाने के लिए जाता है, लेकिन वो पाइप के फोर्स को संभाल नहीं पाता। इसलिए यंग टैग फिर से आकर उस आग में घुसकर उसे बुझाता है। बाकी लोग उसकी हिम्मत की दाद देते हैं और इस बिल्डिंग के लोग एक बैठक करते हैं। जेमी नाम की लड़की चीजों को ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही इस बात पर बहस शुरू हो जाती है कि बाहर के लोग के साथ क्या किया जाए। मेजिंग का कहना है कि उन सभी को एक साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कई लोग इस बात को सपोर्ट नहीं करते और जेमी कहती है कि इन बाहर के लोगों ने हमेशा उन्हें मिडिल क्लास होने की वजह से नीचा दिखाया गया है, इसलिए उन लोगों को अपनी बिल्डिंग से बाहर करके सप्लाईज बचाने पर फोकस करना चाहिए। जब यंग टैग से उसकी सलाह मांगी जाती है तो वो कहता है कि इस मुसीबत की घड़ी में उन्हें एक टीम बनानी होगी और उन्हें एक लीडर की भी जरूरत होगी। जेमी यंग टैग को उसकी हिम्मत की वजह से उसे लीडर के लिए नॉमिनेट करती है और बाकी सब भी इस डिसीजन से सेटिस्फाई होते हैं। इसके बाद सभी लोग वोटिंग करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि बाहर के लोगों का क्या किया जाए। वो सभी एक जूते के अंदर सफेद और काला पत्थर डालकर वोटिंग करते हैं। वोटिंग के बाद ये रिजल्ट आता है कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि बाहर के लोग इस बिल्डिंग से चले जाएं, लेकिन उसके लिए सभी को पहले एक प्लान बनाना होगा। शाम होने पर मेजिंग मिनसुंग से पूछती है कि उसने कौन सा रंग चुना, लेकिन वो मेजिंग के सवाल को इग्नोर कर देता है। तभी वो बच्चा वॉशरूम जाने के लिए मेजिंग से मदद मांगता है। मेजिंग के जाने के बाद मिनसुंग अपनी चोट को देखता है और वो याद करता है कि भूकंप से पहले क्या हुआ था। वो शहर की उस जगह पर था जहां सबसे पहले भूकंप आया था और वो ट्रक में फंसी एक औरत को बचाने की कोशिश कर रहा था। जब डिस्ट्रक्शन पास आने लगा तो मिनसुंग एक कार के अंदर घुस गया और वहां से वो उस औरत को मरते हुए देख सकता था। मिनसुंग की कार कई बार पलटी, लेकिन सीट बेल्ट की वजह से वो बच गया।
अगले दिन यंग टैक मिनसुंग को एंटी क्राइम टास्क फोर्स को लीड करने को कहता है क्योंकि वो पहले मिलिट्री सर्विस का पार्ट रह चुका है। इसके बाद यंग टैक और जेमी सभी लोगों को इकट्ठा करते हुए और जिन्होंने पहले मिलिट्री ट्रेनिंग की है। एक आदमी कहता है कि लीडर बिल्डिंग का ही कोई आदमी होना चाहिए, लेकिन जेमी कहती है कि वो सभी लोग बराबर है। सभी लोग तय करते हैं कि अगले दिन वो सभी हथियारों के साथ मिलेंगे ताकि अगर बाहर के लोग विरोध करने की कोशिश करें तो वो उन्हें हथियारों से डरा सके, लेकिन ये भी स्पष्ट किया जाता है कि वो किसी को जान से नहीं मारेंगे। अचानक डुक हुन नाम का एक आदमी कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। वो वहां से उठकर चला जाता है। बाद में मिनसुंग को हथियार के रूप में अपनी अलमारी से एक मेटल की रॉड मिलती है, जिससे मेजिंग थोड़ा डर जाती है। अगली सुबह यंग टाक टीम को ज्वाइन करने से पहले अपनी मां को चेक करता है। जेमी बाहर के लोगों को बिल्डिंग छोड़ने के लिए अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि बाहर और भी सेफ जगह है जहां वो लोग जा सकते हैं। वही मेजिंग को भी उस माँ और बच्चे को अलविदा कहना पड़ता है। एक बार जब सभी बाहर के लोग दरवाजे से बाहर हो जाते हैं तो टास्क फोर्स फेंस लेकर बाहर आती है और यंग टाक उन लोगों से कहता है कि वो अब यहाँ नहीं रह सकते। ये सुनकर हर कोई चिल्लाने लगता है क्योंकि ठंड से वो लोग मारे जाएंगे और बिल्डिंग में अभी भी काफी खाली अपार्टमेंट है। यही हमें पता चलता है कि एक सरकारी आदमी भी उस भीड़ में है और वो भाषण देने की कोशिश करता है, लेकिन यंग टाक उससे नहीं डरता और उससे भी बाहर निकाल देता है। भीड़ में से ही एक आदमी सरकारी आदमी के साथ इस तरह की बदतमीजी करने के लिए बाकी लोगों के साथ अंदर घुसने की कोशिश करता है। जैसे ही टास्क फोर्स इन लोगों को अंदर घुसने से रोकने के लिए दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, अफरा तफरी मच जाती है और वो सब भी फिर भी अंदर घुस जाते हैं। टास्क फोर्स गिर जाती है और लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन काफी मेहनत के बाद टास्क फोर्स उन्हें बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। मदद के लिए अपार्टमेंट से और लोग नीचे आते हैं। इस सब में यंग टाक को चोट लग जाती है और उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। वो इस चेहरे को लिए ही उन पर चिल्लाता है, जिससे भीड़ काफी ज्यादा डर जाती है। अपार्टमेंट के लोग पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं और बाहर के सभी लोग भाग जाते हैं। हर कोई जश्न मनाने लगता है, लेकिन मेजिंग इतने वायलेंस से काफी परेशान हो जाती है। अगले कुछ दिनों में बिल्डिंग के लोग बिल्डिंग में हुए सभी डैमेजेस को ठीक करते हैं और सभी सप्लाई शेयर भी करते हैं। बाहर के लोग दोबारा ना घुस पाए इसलिए वो बिल्डिंग के चारों तरफ एक बहुत बड़ा गेट लगा देते हैं। जेमी कुछ रूल्स बनाती है कि बिल्डिंग के बाहर के लोग अंदर नहीं आएंगे, अंदर के लोग भी बाहर नहीं जाएंगे। राशन सभी को उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से दिया जाएगा। अब सब कुछ इतना बेहतर हो चुका था कि हर कोई खुश था। जब सप्लाईज की कमी होने लगी तो मिनसुंग कुछ लोगों के साथ कॉम्प्लेक्स के बाहर निकल पड़ता है, जहां उन्हें लोगों की डेड बॉडीज मिलती है, जिनमें वो सरकारी आदमी भी शामिल था। अचानक उन्हें दूर से एक विस्फोट दिखाई देता है, लेकिन पूरा ग्रुप वापस सेफ आ जाता है। वे सभी खाने का सामान लाए थे, लेकिन ज्यादा करके खाने में फंगस लगा हुआ था। इसके बाद से मिनसुंग का ग्रुप रोज मैप लेकर हर बिल्डिंग में खाने की तलाश में निकलता है। प्रॉब्लम सिर्फ तभी होती है जब उन्हें दूसरे लोगों की डेड बॉडीज मिलती है। ये सब कुछ इस चीज का रिजल्ट है कि इंसान ही इंसान को मारता है। कभी कभी ये लोग खाना तो ले आते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी कम पड़ जाता है। एक रात जब वो लोग बाहर थे तो यंग टाक और मिनसुंग एक ब्लास्ट देखते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। मिनसुंग को लगता है कि जल्दी समय दोबारा से अच्छा होगा। वो ये भी बात करते हैं कि पिछले ही साल मेजिंग का मिसकैरिएज हुआ था, इसलिए उन्हें बच्चे को सेफ रखना होगा। इस बीच कॉम्प्लेक्स में मेजिंग सामने की बालकनी पर बच्चे को देखकर चौंक जाती है। वो देखती है कि उसके पास अभी भी वो वॉकी टॉकी है। वो अपनी वॉकी टॉकी ढूंढकर उस बच्चे से बात करती है और उसे पता चलता है कि डोंक्यू नाम का आदमी उस और उसकी मां को अपने अपार्टमेंट में छिपा रहा है। इधर टीम को एक सुरंग मिलती है जिससे वो लोग एक ग्रोसरी स्टोर पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जब वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, दुकान का मालिक बाहर आकर अपनी बंदूक तानकर उन्हें जाने के लिए कहता है। यंग टाक उससे बात करने की कोशिश करता है, तब अचानक मिनसुंग पीछे से उस आदमी को मारता है। उस आदमी की गन से फायर हो जाता है, जिससे ग्रुप के एक मेंबर को गोली लग जाती है। बाकी लोग उसकी गन छीन कर उसे मारते हैं। दुकान से भी सभी लोग ढेर सारा सामान ले लेते हैं और साथ ही कुत्तों को भी ले जाते हैं। बाहर जाते समय मिनसुंग को दो बच्चे दिखते हैं जो अपने पिता की डेड बॉडी के सामने बैठकर रो रहे थे। बाहर कुछ सर्वाइवर्स का ग्रुप एक ऐसे कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहा था जहां सभी लोगों को वेलकम किया जाता है, लेकिन जब वो टीम को गुजरते हुए देखते हैं तो वो डर कर भाग जाते हैं। कुछ दिनों बाद सभी लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए बाहर एक पार्टी करते हैं, लेकिन मेजिंग को ये ठीक नहीं लगता। अचानक दो आदमी अंधेरे में किसी को आते हुए देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो याई वोंग नाम की लड़की थी जो कि यहाँ अपने माँ बाप के साथ रहती थी। लेकिन उसके पिता ने जब उसकी माँ को धोखा दिया था तो वो यहाँ से अपनी माँ के साथ चली गई थी। उसका अपार्टमेंट यंग टाक के सामने हुआ करता था, लेकिन उसे टाक याद नहीं।
सभी लोग चेक करते हैं और जब ये साबित हो जाता है कि वो इस बिल्डिंग की ही है तो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। काफी देर तक नाच गाना चालू रहता है। यंग टाक जब गाता है तो वो सोचता है कि हाई वॉन ने उसे नहीं पहचाना, और तभी हम उसके पास्ट का फ्लैशबैक देखते हैं जहां उसकी रियलिटी का पता चलता है। उसका असली नाम सेबाउम था और वो टैक्सी चलाता था। भूकंप से पहले वो असली यंग टाक के अपार्टमेंट में गया जो लोगों को स्कैम करता था। सेबॉम स्कैम्ड हुए लोगों में से एक था जो कि अपने पैसे वापस मांगने यंग टाक के पास गया था, लेकिन जब यंग टाक ने पैसे देने से मना किया तो सेबॉम ने उस पर अटैक किया। यंग टाक उसे चाकू से मार देता है, लेकिन सेबॉम हार नहीं मानता और उसे फर्श पर गिराकर उसके मुंह में पत्थर भर देता है। यंग टाक की माँ ये सब देखती है और उसे दौरे पड़ जाते हैं। उसी समय सेबाम को उसकी पत्नी और बेटी का फोन आता है जो उस पर चिल्ला रही थी क्योंकि जिनसे उन्होंने कर्जा लिया था वो उनके घर से सब कुछ लेकर चले गए। तभी भूकंप आया और क्योंकि उसकी पत्नी वैसे भी उससे नफरत करती थी इसलिए सेबाम वहीं रुक गया और उसने यंग टाक की पहचान अपना ली। कुछ समय बाद जब सभी अपना वीकली राशन लेने गए तो उन सभी के बीच बहस शुरू हो जाती है क्योंकि ये राशन जीने के लिए इनफ नहीं था। एंटी क्राइम फोर्स को दूसरों की तुलना में ज्यादा खाना मिलता है और एक आदमी बिल्डिंग रिपेयर के टाइम लगे घाव को दिखाते हुए कहता है कि ये गलत बात है। वो एंटी क्राइम फोर्स को ब्लेम करते हुए कहता है कि वो सब हथियार है। उसके ये बात मेजिंग सुना लेती है। जेमी ने ये कहकर बहस खत्म कर दी कि अगर उन्हें ये पसंद नहीं है तो उन्हें चले जाना चाहिए। बाद में हम देखते हैं कि मेजिंग मिनसुंग से पूछती है कि क्या उसने किसी को मारा है, जिस पर मिनसुंग उसे बताता है कि एक ऐसी घटना हुई थी लेकिन वो आदमी नहीं मरा। मेजिंग को इस तरह की वॉयलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो उसे बाहर जाने से मना करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेजिंग बाहर के छुपे हुए लोगों की मदद करने के लिए क्यून को एक्स्ट्रा सप्लाईज देती है। इसी बीच यंग टाक हीटर लाने के लिए याइवोन से मिलने जाता है। वो उससे ये भी पूछता है कि क्या वो उसकी माँ को जानती है, और जब वो हाँ कहती है तो यंग टाक उसे दीवार पर धकेलता है और पूछता है कि क्या वो अभी भी उसे याद करती है। तो याइवोन झूठ कहती है कि हाँ वो उसे याद करती है। कुछ देर के बाद जब मेजिंग याइवोन के घाव देख रही थी तो वो उससे बाहर के हालात के बारे में पूछती है, जिस पर याइवोन कहती है कि बाहर के हालात नरक की तरह हो रखे, लेकिन ऐसा अफवाह है कि स्टेशन के पास एक ग्रुप है जो सभी लोगों को सेफ रखते हैं। जब कमरे में कुछ औरतें अपने ओपिनियंस देने लगते हैं तो यावोन कहती है कि बाहर के कई सारे लोग उनकी वजह से ही मारे गए जिन्हें वो लोग अनदेखा कर रहे हैं। सभी औरतें उस पर चिल्लाती है कि उसने उन लोगों के काम का फायदा उठाया और साथ ही वो उसके फादर की इंसल्ट भी करती है। याइवोन को उन लोगों की बातें बुरी लग जाती है और वो उठकर बाहर चली जाती है। मेजिंग भी उसके पीछे जाती है तो याइवोन उससे कहती है कि यहाँ पर सभी लोग पागल हो चुके हैं क्योंकि यंग टाक इस बिल्डिंग का आदमी है ही नहीं और ये लोग उसे अपना लीडर मान रहे हैं, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उन लोगों को उनकी बिल्डिंग के आदमी की लाश मिलती है जिसे बाहर के लोगों ने तब मारा जब वो गेट के बाहर अकेला गया। किलर्स ने उसकी बॉडी पर खून से एक मैसेज लिखा कि उन सभी को जल्दी पछताना होगा। ये देखकर यंग टाक को वो टाइम याद आया जब वो उसे अपनी बेटी की लाश शहर के बीच में मिली थी। वो जल्दी से अनाउंस करता है कि अब से इस बात के स्ट्रिक्ट ऑर्डर रहेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स छोड़कर बाहर नहीं जाएगा और गार्ड्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। उसी शाम को यंग टाक डुकी के अपार्टमेंट में जाकर उससे कहता है कि उसके पास काफी सारा फर्नीचर है और उसे ये सब डोनेट करना होगा। वो जब बेड उठाता है तो देखता है कि वहां पर एक माँ बेटा छुपे हुए थे। यंग टाक उसी वक्त उन्हें बाहर निकाल देता है और डूकी को रूल्स तोड़ने के लिए सजा देता है और बाकी लोग चुपचाप बस देखते रहते हैं। यंग टाक मिनसुंग से कहता है कि इसमें उसकी वाइफ भी इन्वॉल्व थी। मिनसुंग अपनी वाइफ को इस बात के लिए डांटता है क्योंकि इतनी सी गलती की वजह से वो लोग मुसीबत में फंस सकते थे। मेजिंग उसके इस तरह के एटीट्यूड से गुस्सा होती है और उसे कहती है कि यंग टाक इस बिल्डिंग का है ही नहीं, लेकिन मिनसुंग इस बात पर भरोसा नहीं करता क्योंकि मजुंग के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। फिर वो यंग टाक के पास जाता है और उससे माफी मांगने के लिए अपने घुटनों पर गिर जाता है। इस पर यंग टाक उसे और मेहनत करने के लिए कहता है। अगले दिन एंटी क्राइम फोर्स और भी स्ट्रिक्ट हो जाता है। वे बाहर के लोगों की तलाश करते हैं और हर अपार्टमेंट में जाते हैं और जब उन्हें कोई मिलता है तो वो उन्हें बाहर निकाल देते हैं और दरवाजे पर लाल रंग कर देते हैं। मेजिंग छुपकर डूकी को कुछ दवा देती है। वो उससे लेने से मना कर देता है क्योंकि इससे मेजिंग मुसीबत में पड़ सकती है।
तलाशी होने के बाद यंग टाक रूल्स तोड़ने वालों को घुटने पर बैठाकर माफी मंगवाता है और अनाउंस करता है कि अब इस बिल्डिंग में सिर्फ बिल्डिंग के ही लोग हैं। उसी समय उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि डूक की बालकनी पर खड़ा था। वो वहां से चिल्लाकर कहता है कि ये सब कुछ गलत है और वो वहां से कूदकर अपने आप को मार देगा। इसके बाद सभी लोग डेड बॉडीज को जला रहे थे, तब अचानक एक छोटे से भूकंप के कारण पास की एक इमारत ढह जाती है और इससे एक बड़ा टैंक टूट जाता है जिससे ढेर सारा पानी निकलने लगता है। हर कोई जश्न मना रहा था, लेकिन मेजिंग यावोन के पास पहुंचकर यंग टाक के बारे में और पूछताछ करती है। यावोन को गलती से एक पैकेज मिल जाता है और वो उसे अपने पड़ोसी के पास ले जाती है जो कि असली यंग टाक का था। जेमी यंग टाक के पास जाकर कहती है कि उनके पास पीने को पानी है लेकिन उनका खाना खत्म हो चुका है, इसलिए यंग टाक बाकी ग्रुप के साथ खाने की तलाश में जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर मेजिंग और यावोन उसके घर की दीवार से छेद करके यंग टाक के कमरे में एंटर करते हैं। उन्हें वहां कोई भी सबूत नहीं मिलता क्योंकि यंग टाक ने सभी सबूत मिटा दिए थे। वो लोग बूढ़ी औरत से पूछते हैं लेकिन वो भी कुछ बता नहीं पाती। वो दोनों हार मानने ही वाले थे कि अचानक यावोन की नजर वॉशिंग मशीन पर पड़ती है जो कि टेप से बांध रखी थी। वो लोग जब वॉशिंग मशीन खोलते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर रियल यंग टाक की डेड बॉडी थी। दूसरी तरफ हम ग्रुप को देखते हैं जो कि पहले से कई ज्यादा आगे जा चुके थे और उन्हें एक फूड कोर्ट दिखता है जहां तक पहुंचने के लिए एक टनल के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और टनल भी पूरी तरह डेड बॉडी से भरा हुआ था। मिनसुक वहां जाने के लिए आगे बढ़ता है। वो लाशों के बीच से चलता हुआ परेशान हो जाता है, यहां तक कि वो एक लाश का हाथ हिलते हुए भी देखता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता हुआ एंड तक पहुंच जाता है। ग्लास तोड़ने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वहां ढेर सारा खाना था। बाकी का ग्रुप भी सारा खाना लेकर वापस आने लगता है कि इसी बीच मिनसुक को एक हेयर क्लिप दिखता है जिसे वो अपनी वाइफ के लिए रख लेता है। तभी अचानक आग की लपटें उनके आसपास गिरने लगती है जिससे बचने के लिए सब इधर उधर भागते हैं, लेकिन एक मेंबर उसकी चपेट में आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब ये सब बंद होता है तो ग्रुप खाने और मेंबर की लाश के साथ कॉम्प्लेक्स में लौट आता है। जेमी अपने बेटे को मरा हुआ देखकर टूट जाती है और यंग टाक को थप्पड़ मारती है क्योंकि यंग टाक उसके बेटे को बचा नहीं पाया। तभी वहां पर यावोन आती है जो सभी को असली यंग टाक की आईडी दिखाती है और कुछ लोगों को उसकी लाश को बाहर लाने के लिए कहती है। सभी लोग घबरा जाते हैं और यंग टाक से इस बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए उसने अपनी जान दी है और उसके बिना वो लोग अब तक जिंदा नहीं रह पाते। वो कहता है कि उसके साथ स्कैम किया गया था जिसकी वजह से देखा जाए तो ये अपार्टमेंट अब उसका ही है, हालांकि कोई भी इसे सपोर्ट नहीं करता और जेमी उस पर फिर से चिल्लाती है। सभी बाहर निकालने के लिए उसे धक्का देते हैं लेकिन वो यावोन को खींचकर एक बहुत बड़े गड्ढे में धक्का मार देता है। अचानक मिनसुक हथियार लेकर आता है लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो गोली चला पाए, इसलिए यंग टाक आसानी से उससे हथियार ले लेता है। अचानक गेट टूटना शुरू हो जाता है और बाहर से ढेर सारे लोग अपना बदला लेने के लिए अंदर घुस जाते हैं। कई लोग लड़ने के लिए रुकते हैं और यंग टाक सभी लोगों पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन ज्यादातर बिल्डिंग के लोग भाग जाते हैं। मेजिंग और मिनसुक अपने अपार्टमेंट में छिप जाते हैं लेकिन एक आदमी अंदर आकर मिनसुक पर अटैक करता है जिससे वो काफी बुरी तरह घायल हो जाता है। मेजिंग उसे बचाने के लिए आगे आती है और लगभग खुद ही मर जाती है कि अचानक मिनसुक ठीक हो जाता है और उस लड़के को मारकर अपनी पत्नी को बचाता है। बाद में दोनों अपार्टमेंट छोड़ देते हैं और बाहर दंगा देखकर कॉम्प्लेक्स छोड़ने का फैसला करते हैं। अचानक कोई बिल्डिंग पर बम फेंकता है और यंग टाक उसे पकड़कर दूर फेंक देता है, लेकिन वो फिर भी उनके ऊपर फट जाता है और ढेर सारे लोग मर भी जाते हैं। यंग टाक बुरी तरह घायल हो जाता है लेकिन फिर भी वो एक अपार्टमेंट में घुस जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है वही गिरकर मर जाता है। फिर बाहर के कुछ लोग उसकी चीजें चुराने के लिए अंदर आते हैं और जल्दी लोग कॉम्प्लेक्स को छोड़ देते हैं। मेजिंग और मिनसुक रात के लिए एक टूटे हुए बिल्डिंग में छिप जाते हैं क्योंकि काफी तेज बारिश हो रही थी। मिनसुक काफी दर्द में होता है लेकिन मेजिंग के पास उसके इलाज के लिए सामान भी नहीं है। अगले दिन भी वो बाकी सर्वाइवर्स को इग्नोर करते हुए चलते ही रहते हैं। फिर से रात हो जाती है इसलिए वो एक चर्च में छिप जाते हैं। सोने से पहले मिनसुक मेजिंग को हेयर क्लिप देता है और कहता है कि वो खुशकिस्मत है कि उसने उससे शादी की। अगली सुबह मेजिंग देखती है कि बाहर से एक रोशनी आ रही थी, लेकिन उससे ये भी पता चलता है कि मिनसुक मर चुका है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अचानक सर्वाइवर्स का एक ग्रुप उसे ढूंढता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। मेजिंग को स्टेशन में ले जाया गया जिसके बारे में यावोन ने कहा था और वो हैरान था कि यहाँ के लोग कितने यूनिटी के साथ रहते हैं और उसे बिना किसी परेशानी के खाना दे रहे हैं।
और उसके कॉम्प्लेक्स की तरह खाना कम ज्यादा नहीं देते, बल्कि सभी को बराबर खाना मिलता है। इसी के साथ ये मूवी आई खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें।